टेम्परेचर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट इज सनलाइट। ओके, the variation in duration of sunlight at different places is due to different latitude, altitude, seasons and duration of the day. You can see that at different latitude, if you go at this place here, it is 6 months day and 6 months night, and as we are approaching to this is equator, then the duration of day is longer. So at equator, duration of day is longer, and as we move towards pole, the duration of day is shorter. So it all depends ऑन लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड पे डिपेंड करेगा एल्टीट्यूड। माउंटेन्स पर ज़्यादा लंबा दिन नहीं होता, बड़ा दिन नहीं होता है, पहाड़ों की वजह से सनसेट जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा सीजन्स, सर्दियों में दिन छोटा होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है। सो बिकॉज ये जो अर्थ है लैटीट्यूड पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि सन यहाँ है तो सन की जो लाइट है वो यहाँ पर पड़ती है तो तिरछी पड़ती है, तो इस वजह से क्या होता है कि सनसेट जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट है तो इस वजह से भी लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि सन आधे समय तक, जैसे सन इस तरीके से एक्सिस पर झुका हुआ है और इस तरीके से करता है। सो एट दिस सिचुएशन, मान लीजिए यहाँ पर सन है तो सन का हाफ समय में जो सनलाइट है वो सीधी पड़ती है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न है। तो जब नदर्न में पड़ती है तो इंडिया में समर होता है, और कभी कभी क्या होता है कि घूमते घूमते यही अर्थ अब दूसरी तरफ चली जाएगी, यहाँ से घूमते घूमते उधर नहीं चली जाएगी क्या, बोलो। तो अब मान लीजिए जैसे ये यही सन है और ये घूम के अब उधर चली गई, तो अब सिचुएशन हो गई कि नाउ अर्थ तो ऐसे ही रोटेट करेगी, ऐसे तिरछा तिरछा घूमेगी। ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस वजह से जब ऐसे आ जाएगी अर्थ घूमते घूमते दूसरी तरफ, जब सन के राइट में आ जाएगी, अभी सन के लेफ्ट में है लेकिन घूम के ये ऐसे से रोटेट कर रही ना, तो अब ऐसे आ जाएगी तो सनलाइट कहाँ पड़ेगी? क्या सनलाइट जब तब सीधी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, बोलो। और अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, तो इस समय भारत में क्या होगा, सर्दियाँ पड़ेंगी कि गर्मी पड़ेगी? विंटर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ऊपर है, वहाँ तिरछी सनलाइट पड़ेगी। तो ये जानते हो ये कब शिफ्टिंग होती है? ये मकर संक्रांति में होती है, 14 जनवरी में। हम कहते हैं कि अब सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ गया है, द सन हैज़ कम टू नदर्न हेमिस्फीयर। एंड उसके पहले जब भाई अभी 14 जनवरी के बाद इधर आ गया है, 14 जनवरी के बाद अर्थ लेफ्ट में आ गई है, तो अभी हम सनरेज सीधी ले रहे हैं क्या, बोलो। इसीलिए धूप ज़्यादा आ रही है। और 14 जनवरी से पहले सर्दियां पड़ रही थी, तो क्या इस तरीके की स्थिति थी हमारी कि हमारे पास सनलाइट पहुंच नहीं रही थी सीधी, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पहुंच रही थी। तो इस तरीके से सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना फोटो पीरियड रिसीव कर रहे हैं, बोलो। बात समझ में आ गई? तो जो लोग कहते हैं कि 6 मंथ्स तक सन जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में रहता है और 6 मंथ तक किस में रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ये ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर तो जानते ही हो आप, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। सो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट किस पे डिपेंड करेगा? और उसी तरीके का वेजिटेशन भी होगा इन ड्यूरेशन ऑफ ओके। तो वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यू ऑल्सो शुड नो दैट अर्थ इज इंक्लाइंड एट इट्स एक्सिस बाई 23.5 डिग्री सेल्सियस, इतनी झुकी हुई है। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट
at different places is due to its latitude, एल्टीट्यूड, ज़मीन से या सी लेवल से कितना कोई चीज़ ऊपर है, एल्टीट्यूड। जब आप आते हो तो जोधपुर रेलवे स्टेशन पे लिखा है ना कि 1660 मीटर अबव सी लेवल, तो जोधपुर कितना ऊपर है सी लेवल से, इतना ऊपर है। तो ये चीज़ है, तो इससे पता चलता है, ठीक है। 1660, सो सी लेवल से इतना ये ऊपर है, 1660, ठीक है। तो इस तरीके से है ड्यू टू, जबकि जो मुंबई है वो सी लेवल से सिर्फ 5 मीटर ऊपर है, क्योंकि वो तो उसके कोस्टल एरिया में ही आ गया ना। सो ड्यू टू इट्स लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ डे। एल्टीट्यूड का मतलब है कि एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट का मतलब है जैसे हमने कहा 1660 है ना जोधपुर, तो पानी से कितना ऊपर है जोधपुर। तो एल्टीट्यूड, सीजन्स, तो सीजन्स में हमने बताया कि नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उसी पे तो सब सीज़न डिपेंड करता है। सीज़न पे भी फोटो पीरियड है। विंटर में लंबे छोटे दिन होते हैं, और जो समर है, आपको मालूम है 21 जो जून है वो सबसे लंबा दिन है, और 23 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये बात पता है आपको? ये इस तरीके से है। और दैट इज़ वो बिल्कुल पीक समर है, अब वो मतलब विंटर का है, तो उस तरीके से जब यहाँ पर है तो ये चीज़ है। और जिस समय दिन और रात इक्वल होती है उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। तो ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन दोनों इक्वल होते हैं। सो नाउ डे ऑफ इक्विनॉक्स, जस्ट मैं वो दिन बता रहा हूँ। नॉक्स का मतलब नाइट होता है। सो 20 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, यानी उस दिन दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या बात समझ आई? हाँ, तो आपको 3 चीज़ें बता दी हैं कि 20 मार्च को क्या होता है, इक्विनॉक्स, दोनों दिन और रात इक्वल होते हैं, रात दिन के इक्वल होते हैं। नॉक्स का मतलब नाइट होता है। और इसके अलावा 21 जून को क्या होता है कि लॉन्गेस्ट डे, बोलो। और 23 सितंबर को लॉन्गेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट नाइट का एक बार और देख लें, डे ऑफ लॉन्गेस्ट नाइट 22 दिसंबर है, क्योंकि 6 महीने का अंतर होना चाहिए, तो इसे कट करो। 22, ये 4 महीने का ही अंतर था। 22 दिसंबर, तो जून से दिसंबर हो गया ना, 6 महीने, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि कितना फोटो पीरियड है। तो हम फोटो पीरियड की तो बात कर रहे हैं। ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर, ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर। तो हम इंडिया में देखेंगे कि समर में ज़्यादा होता है। एंड इस बेसिस पर भी हम देखेंगे कि जो हमारा सदर्न रीजन है, इंडिया का सदर्न रीजन, वहाँ सीजन, उसके बाद ट्रीज ग्रोज फास्टर इन समर। ट्रीज समर में ज़्यादा तेज़ी से उगते हैं, जबकि विंटर में उतनी तेज़ी से नहीं उगते। ओके, जितनी एनर्जी मिलेगी वो फोटो पीरियड ज़्यादा होगा तो तेज़ी से उगेंगे। ओके, नाउ प्रेसिपिटेशन, दैट इज़ रेनिंग, ये भी क्लाइमेट का पार्ट है। प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, द रेनफॉल इज़ बॉट बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। हमारे यहाँ जो भी हाँ ये देख लो। सो हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो साउथ वेस्ट से आता है। सो दैट वी शुड सी कि ये कहाँ से आता है।
हो गया। तो ये जैसे ये नाउ ये इंडिया में क्या होगा कि ये है साउथ और ये है वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्या साउथ वेस्ट हो गई? अच्छा, अगर ये साउथ वेस्ट हुई तो यहाँ पर क्या पड़ता है? सो दिस इज़ अफ्रीका और ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर से हवाएं चलती हैं और ये एशिया जिससे ये कनेक्टर है, फिर इस तरीके से ये आगे यूरोप है। तो यहाँ से मानसून आएगा। तो साउथ वेस्ट रीजन से जो बादल हैं वो बन के चलते हैं। क्यों बन के चलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रीजन है जिसको कहते हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर क्षेत्र। तो ये आपको मालूम है डेक्कन प्लेट्यू में ही है छोटा नागपुर। तो उस जगह का नाम है, वो नागपुर नहीं है, छोटा नागपुर है। तो वहाँ पर 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है और 60 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से क्या वहाँ की हवा बहुत लेस डेंसर हो जाती है। दैट इज़ जो एयर होती है वो एक्सपेंड करती है और वो लो प्रेशर जोन हो जाता है। जब लो प्रेशर जोन हो जाता है तो उसको भरने के लिए यहाँ से क्लाउड्स चलते हैं, यहाँ से हवाएं चलती हैं। तो जब ये मेडागास्कर, इस रीजन को क्या कहते हैं? अफ्रीका के किनारे एक छोटा सा एरिया बना है, उसको क्या कहते हैं? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर है अफ्रीकन रीजन के पास, यहाँ से बादल चलते हैं। तो दीज आर वाटर लेडन क्लाउड्स। ये कैसे क्लाउड्स हैं? वाटर, पानी से लदे हुए, लेडन क्लाउड्स। सो वाटर लेडन क्लाउड्स चलते हैं और फिर वो यहाँ पर चलकर यहाँ आते आते जब ये यहाँ से चलेंगे तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो यहाँ से इंटर करते हैं और जो दूसरे क्लाउड्स यहाँ से चल रहे हैं वो किधर से इंटर करते हैं? कुछ इस तरफ से इंटर करते हैं और कुछ साउथ ईस्ट मानसून है जो इधर से हैं। तो जो वेस्ट से इंटर करते हैं तो दैट इज़ आप ये समझ लीजिए कि ये पूर्व है। वेस्ट को तुम लोगों को ये पता पश्चिम कहते हैं, ये बात मालूम है कि नहीं? और ईस्ट को पूर्व कहते हैं। तो इसको पूर्व कहते हैं। तो जो इधर से इंटर करते हैं तो उनको जो बिहार के लोग हैं वो ये जानते होंगे कि पूर्व को, ये पश्चिम को कहते हैं पछुआ पवने। क्या कहते हैं? पछुआ। पछुआ यानी पश्चिम, पछुआ पवने। और कभी किसी का नाम आपने सुना है पूर्वा या पूर्वाई? तो पूर्वा पवने कहते नहीं कि पवन पुरवाई, पुरवैया चले, एक गाना भी तो बना है। तो पुरवाई। तो इस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो जान जाते हैं कि हवा किधर से आ रही है। तो पछुआ पवने अगर पश्चिम से आ रही तो कहेंगे अरे ये तो पछुआ पवने चल रही हैं। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, नाउ इट विल ब्रिंग क्लाउड्स, और हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि मोस्टली जो यहाँ का एरिया है वहाँ पर जो हाँ साउथ वेस्ट है, लेकिन साउथ तो दोनों में है ना। कुछ यहाँ से साउथ वेस्ट से चली जाती हैं, कुछ साउथ ईस्ट है, दो ही तरीके की तो हुई ना। तो लेकिन वो साउथ नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ क्या लगाते हैं, वो देखते हैं कि ये वेस्ट साइड से आ रही हैं और ये किधर से आ रही हैं बताओ? ईस्ट से। तो मोस्टली जो वेस्ट से बहुत ज़्यादा आती है, मालाबार हिल से यहाँ से शुरू हो जाती हैं और ये करीब करीब 1 जून से शुरू हो जाता है मानसून चैप्टर पढ़ा है ना हम लोगों ने। 1 जून से शुरू होते होते फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ तक करीब जून के एंड या 7 जुलाई तक जोधपुर में पहुंच जाता है मानसून चलते चलते। ठीक है कि नहीं? तो प्रेसिपिटेशन हमारे यहाँ अलग अलग तरीके का होता है। कहीं कहीं पर जैसे जोधपुर है या राजस्थान है, या ज़्यादा नहीं तो 50 सेंटीमीटर मतलब 50 mm तक बारिश होती है, कहीं पर 200 mm तक बारिश होती है। 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर। तो अलग अलग तरीके की रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है। और कहीं कहीं पर जो हमारे यहाँ एक ऐसी भी चीज़ है मोहसिन राम, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि मेघालय में। वहाँ 3 तरफ पहाड़ हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। सो मोहसिन राम, इट इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स, क्योंकि 3 तरफ पहाड़ है। एक तरफ अगर बादल घुसा तो क्या वो बारिश करके ही लौटेगा? बोलो। तो वहाँ 400 mm तक बारिश हो जाती है, पूरे साल बारिश होती रहती है। सो इस तरीके से दैट इज़, इन्होंने कहा है
कि यहाँ पर जो मानसून इन इंडिया अकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर। एडवांसिंग मानसून कब से होता है बताओ? मानसून का आना, दैट इज जून टू सितंबर, बुक में लिखा है, देख लेना। और रिट्रीटिंग मानसून जानते हो? रिट्रीटिंग का क्या मतलब है? हाँ हाँ, रिट्रीटिंग मानसून, हाँ मानसून, जैसे बीटिंग रिट्रीट होती है ना, सारे सैनिक लोग 26 जनवरी के बाद बीटिंग रिट्रीट करते हैं 29 जनवरी, वो वापस लौटते हैं, वो भी तो एक सेरेमनी है, तो धूमधाम से उनकी विदाई होती है। सितंबर टू अक्टूबर, तो जो जून से सितंबर तक है वो हैवी रेनफॉल एरिया है। However, the heavy rainfall area is, this is the eastern region, and the low rainfall area, this is the western region. So where there is heavy rainfall, there is the dense vegetation. Where there is low rainfall, so that is less dense vegetation. Okay, बात समझ में आ गई कि नहीं? So in ईस्टर्न, जो ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्ट, ये रीजन कौन सा कहलाता है? ये नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो ये रीजन कौन सा है बताओ? तो जो नॉर्थ ईस्ट है ये असम है, मेघालय है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। सो इन ईस्टर्न रीजन, तो ईस्टर्न रीजन में क्या होता है? देयर इज हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, सो डेंस वेजिटेशन, घने जंगल हैं, इतने घने जंगल है कि उसमें हाथी भी रहते हैं। वेजिटेशन इज देयर, एंड इन वेस्टर्न पार्ट देयर इज लो रेनफॉल, सो लेस वेजिटेशन इज देयर। तो इस तरीके से है। ओके, दिस वी हैव सीन। नाउ इकोसिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। Plants occur in distinct group of community in areas having similar climatic condition. So the nature of plants in an area to a large extent determine the animal life. जैसा plant होगा different area में, different altitude में, latitude में अलग अलग plants हैं, वैसी animal life भी होती है। When the vegetation is altered, the animal life also changes. अगर vegetation बदल जाएगा कहीं का, तो वहाँ के जो एनिमल, वहाँ का जो हैबिटेट है वो भी बदल जाएगा। मार्शी रीजन में अलग तरीके के जानवर रहते हैं, जो दलदली क्षेत्र हैं, जैसे सुंदरवन, वो चीता के लिए उपयुक्त है, टाइगर के लिए। और जो यहाँ पर है सैंडी रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वो सब रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे सांप है, लिजर्ड है, इन सब के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से देखा जाता है। So all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other. Flora and fauna are interconnected. The kind of vegetation is the determining factor for fauna. ये कैसा कहाँ पर होगा? तो इकोसिस्टम की बात की गई है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम that the total sum of all organism living in that area, including वहाँ का जो एयर, वाटर एंड सॉइल, सब चीज़ को मिला दिया जाए, जो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम होता है वो इकोसिस्टम होता है। इन विच डिफरेंट क्रिएचर्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड बाहर से वो फिर सिर्फ सनलाइट लेते हैं, बाहर से उन्हें और कोई मतलब नहीं। अगर चारों तरफ दीवार भी खड़ी कर दो उस इकोसिस्टम में, तो भी वो इकोसिस्टम सालों तक जिंदा रहेगा, सिर्फ सनलाइट देते रहो। तो बारिश आती रहेगी ऊपर से और सनलाइट आती रहेगी, उन्हें बाहर से और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो व्हाट डज इट मीन बाय इकोसिस्टम? लेट अस सी इसकी डेफिनेशन क्या है। इकोसिस्टम, now it is geographic, it is a geographic area, it is geographic, कोई भी एरिया हो सकता है, where plants, animals and other organisms where plants, animals and physical condition, इसके अलावा जो भी है इंक्लूडिंग लैंडस्केप,
लैंडस्केप का मतलब वहाँ का जो ज़मीन है, हवा है, पानी है, ठीक है। वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। क्यों काम करते हैं साथ में? सस्टेन लाइफ। जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड, फॉरेस्ट और लेक। इसके अलावा कुछ नेचुरल इकोसिस्टम है, कुछ मैन मेड है। जैसे तुम्हारे घर का एक्वेरियम है, तो उसमें तुम लोग मछली को दाना डालते हो, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। तो उसमें वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, वो आर्टिफिशियल है, उसको देख रेख करनी पड़ती है। जैसे गार्डनर है, गार्डन, तो उसमें माली देखभाल करता है, वो भी एक नेचुरल वो मैन मेड इकोसिस्टम है। लेकिन एक जंगल है, जंगल को कोई देखने नहीं जाता, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम छोटी जगह का भी हो सकता है, जैसे हमने लेक बताया। नाउ अब हम असली चीज़ पर आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सब फैक्टर तो देख लिया। तो अगले पेज पे आओ जिसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ वेजिटेशन। नाउ सो टाइप ऑफ वेजिटेशन कितने तरीके का दिया है आपकी बुक में? 5 टाइप का 5 टाइप का वेजिटेशन दिया है। सो लेट अस, हाँ, इकोसिस्टम देख लीजिए। सो दिस इज द इकोसिस्टम। ओके, टाइप ऑफ vegetation. So there are 5 types of vegetation. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हम लोग ट्रॉपिक रीजन में हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? ट्रॉपिकल की तो बात कहेंगे, वरना टेम्परेट भी होता है। तो टेम्परेट से हमें क्या लेना देना? हम ट्रॉपिक की बात करेंगे जहाँ हम रहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। नाउ ट्रॉपिकल मीनिंग इन हिंदी? In Hindi, you would say उष्णकटिबंधीय। सो जहाँ गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल का मतलब है उष्णता। उष्णता का मतलब होता है गर्मी, हीट। ट्रॉपिकल। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहारी वन। इनकी पत्तियाँ पूरे साल बनी रहती हैं, सदाबहारी। थोड़े थोड़े हाँ, सब बड़े बड़े होते हैं, एक साथ सारी पत्तियाँ नहीं गिरती हैं। लेकिन जो डेसिडुअस हैं वो अपनी सारी पत्तियाँ एक साथ गिरा देते हैं। हाँ, तो लेकिन ये एवरग्रीन में कुछ पत्तियाँ गिरी, फिर कुछ गिरी, ऐसे होता है, एक साथ सारी नहीं गिरती हैं। दूसरा होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल तो यही हो गया। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? डेसिडुअस नहीं, फॉरेस्ट, दैट इज पर्णपाती। पर्ण और पाती यानी गिर जाए, फॉरेस्ट। तो हाँ, पाती वन। ऑल लीव्स फॉल इन विंटर। फॉल, जैसे अमेरिका में या ऐसे यूरोप में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो डेसिडुअस हैं, एक साथ सब गिर जाएंगे, फिर एक साथ फूल से लग जाए हैं। हाँ, शेड कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं। तो ऑल लीव शेड एट विंटर, फिर से नए आते हैं। जब नए आते हैं तो उसको कहते हैं बसंत आ गया है। हमारे यहाँ भी तो बसंत होता है जब सरस्वती पूजा होती है, होता है कि नहीं, फरवरी में। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जबकि उसमें एवरग्रीन में ऐसा नहीं होता है, एक साथ नहीं गिरती हैं। तो डेसिडुअस, OUS। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है कि ट्रॉपिकल, सब कुछ ट्रॉपिकल ही है। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। सो वो कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल, हाँ, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन एंड स्क्रब्स।
सो स्क्रबर इसी के नाम से पड़ा है जिसमें कटीले कटीले हो, कांटेदार हो। स्क्रब का क्या मतलब होता है? जो हार्ड हो, स्क्रबर नहीं होता है घर में बर्तन मांजने वाला, तो वो कांटेदार। सो इस तरीके से स्क्रब्स। नाउ फोर्थ दैट इज मोंटेन फॉरेस्ट, मोंटेन माउंटेन से ही बना है, मोंटेन फॉरेस्ट। एंड फिफ्थ इज मैनग्रोव। मैनग्रोव बता सकते हो कहाँ होता होगा? सही है, फॉरेस्ट। तो ये चीज़ है। मैनग्रोव का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, बस वो कहीं की लोकल बात होगी। नाउ अब हम यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम 60 मीटर हाइट है, जो छोटे छोटे भी ग्राउंड लेयर में भी होते हैं, और कुछ शर्ब्स होते हैं वो 1 मीटर 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच हैं, तो शर्ब्स हैं। फिर 5 मीटर के सब ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है। एवरग्रीन में हर तरीके के पेड़ रहते हैं, तो अलग अलग हाइट में होते हैं। तो उन सबको क्या है कि इसमें धूप चाहिए होती है, तो कोई बहुत 60 मीटर तक हो जाते हैं। तो ऐसा आप जैसे आप कुछ जंगल बुक पिक्चर देखोगे तो उसमें दिखाएंगे कि बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, तो उसमें ऐसा दिखाया गया है पिक्चर में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको लगेगा अरे फॉरेस्ट तो ऐसा होता है। मोगली की पिक्चर नहीं होती जंगल बुक, तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है। तो उस हाँ, अब देखो कि हमारे यहाँ ये जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं। जैसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये इस तरीके का है। क्या ये यहाँ पर होगा? थार डेजर्ट में होगा। और इसी तरीके से ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जो अपनी पत्तियाँ गिरा दें, वो किधर है? सब ये इधर पर है। कुछ तो नदर्न प्लेन में भी है, एक साथ पत्तियाँ गिरा देते हैं। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा रीजन कौन सा है? क्या डेक्कन प्लेट्यू है? यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रेड सॉइल है। रेड सॉइल में इतनी ज़्यादा वो बात नहीं होती। और कई जगह ऐसा, ये महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर जो है थॉर्न फॉरेस्ट है। आपको मालूम है महाराष्ट्र में लोग, किसान बहुत आत्महत्या करते हैं। तो जहाँ ज़मीन ड्राई होगी, पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, तो वहाँ पर उनकी फसलें ही नहीं होती हैं, तो इस वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ भी थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी थॉर्न फॉरेस्ट है। यहाँ का राजस्थान है, इन सब का रिच कल्चर है। तो ये दूसरी तरह से राजस्थान के लोग, आपको ये लगता है कि फसल से पैसा कमाते हैं कि मार्बल से पैसा कमाते हैं? राजस्थान के लोग रिच क्यों हैं? यहाँ मार्बल बहुत है, यहाँ का तो रेड मार्बल, यहाँ वाइट मार्बल, ये पूरे भारत में जाता है। इनका काम है पत्थर को काटना, पत्थर की गढ़ाई करना, बस इसी में इनको बहुत पैसा मिलता है। इसीलिए बहुत पैसे वाले हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर ऐसा मार्बल जैसा कुछ है नहीं, तो इनको पैसा का कुछ आय का साधन नहीं है। ये चीज़ है। नाउ फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें, गुजरात है ये एरिया, ये कच्छ का रन है। यहाँ बहुत दलदली क्षेत्र है। आपको मालूम है सैनिक लोग को देखा होगा कभी कभी दलदल में आधा आधा पैर घुसा के वो लोग गार्डिंग कर रहे हैं, ऐसे कभी टीवी में देखा हो। तो ये वही दलदल का क्षेत्र। यहाँ मूंगफली खूब होती है गुजरात में। क्या होता है कि ग्राउंड नट, तो उससे इनको खूब आय होती है। तो इस तरीके से आप देखो, हाँ पीनट, तो इस तरीके से पीनट से बहुत इनको आय होती है। और यहाँ मिक्सचर और ये सब बनाए जाते हैं उसी से। अब देखो इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर पीनट में, तो ये तो दलदल है, पूरा मार्श है, ये सी के पानी से दलदल बना हुआ है। एक होता है कि मतलब मीठे पानी का दलदल है। मीठे पानी का दलदल जानते हो कहाँ है? डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा में, क्योंकि रिवर आ रही है ना। देखो अगर रिवर आ जाए और रिवर गिरते गिरते डेल्टा बनाए, तो पानी मीठा पानी है कि वो समुद्र का पानी है? हाँ, क्योंकि वो रिवर का पानी है। लेकिन ये जो दलदल है, ये जानते हो किसकी वजह से है? यहाँ आपने देखा है कि कई बार हमने आपको बताया है कि सॉल्ट इवापोरेशन से कैसे बनाया जाता है। जब हमने केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो दिखाया नहीं था कि वो लोग वाइपर से सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं सुखा के, कि नहीं देखा है? हाँ, तो इस तरीके से तो सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट बनता है, सारा पानी खारा है, उसी का दलदल है यहाँ पे। समझ में आ गई ना बात आपको?
तो जो भी है यहाँ पर सब थॉर्नी बुशेज ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो है थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ भी थॉर्न फॉरेस्ट है। ये एरिया देख लो, ये डेसिडुअस है, ये पर्णपाती वन है, ये साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। डेसिडुअस का मतलब समझ गए ना, एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, सिर्फ ब्रांचेस बचती हैं। अब देखो ये कैसा है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये रीजन कैसा है, दिस इज एवरग्रीन, यहाँ पर हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए तो हाथी रहते हैं, सब पत्तियाँ खाते रहते हैं, हरा भरा है। यहाँ रहे तो ये कुछ पोर्शन, ये बांग्लादेश, ये जो चीज़ है ना, दिस इज ऑल्सो, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, यहाँ वेस्ट बंगाल है। तो इस रीजन में भी ये इस तरीके से बहुत है, क्योंकि ये सुंदरवन डेल्टा है, आपको पता है ना, ये डेल्टा यहीं पे तो गिरता है, तभी तो बे है। दिखाओ कहाँ ग्रीन है, हमारे में तो नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ आपके में तो ग्रीन है वहाँ पे, तो ठीक है। अगर ऐसा है, मैं फिर 1 मिनट में दूसरी बुक से देख लेता हूँ कि या ठीक कह रहे हो, ये ग्रीन ही है। तो ये रीजन जो दूसरी बुक दिखा रही है, इसको भी एवरग्रीन ही दिखा रही है। दिस इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये भी एवरग्रीन है, और यहाँ पर भी ग्रीन है। तो ये दोनों ये ग्रीन हो गए, ये दोनों पोर्शन भी ग्रीन है। तो इसका मतलब है कि ये घाट्स हैं, तो जो नदियों का पानी यहाँ से गिरता है, नदियाँ कुछ इधर गिरती हैं, कुछ इधर गिरती हैं। तो दो कौन सी रिवर इधर गिरती हैं, वो कार्तिक कल बता रहा था, नर्मदा तापी, तो उसकी वजह से यहाँ होता होगा। और कुछ ये मालाबार हिल्स हैं, और केरला जानते हो कितना घना है, कि कोई केरला घूमने गया है कभी, इतना हरा भरा है। सो इट इज़ ऑल दैट रीजन, और मालाबार हिल्स, सो ये बहुत, ये दिस इज़ ऑल कोंकण रीजन, ये कोंकण रीजन है, गोवा के आसपास का रीजन कोंकण रीजन है। तो यहाँ से शुरू करके फिर मालाबार हिल्स है, इट इज़ ऑल ग्रीन। फिर इधर पर भी जो है सर्टेन पोर्शन ऑफ तमिलनाडु, दैट इज़ ऑल्सो एवरग्रीन। और देखो माउंटेन फॉरेस्ट कैसा होगा, जो माउंटेनियस रीजन है, बहुत सिंपल है, ये सब पूरा हिमालयन रीजन है कि नहीं, हाँ ये पूरी हिमालयन जो है चेन है। तो दैट इज़ इट इज़ ऑल मैनग्रोव फॉरेस्ट। और कौन सा है, ये माउंटेन फॉरेस्ट। और मैनग्रोव कहाँ होगा, तो जहाँ जहाँ डेल्टा होगा वहीं मैनग्रोव फॉरेस्ट होगा, ये इधर दिखाया गया है, ये छोटा सा एरिया। और कुछ हो आपके में, तो उड़ीसा में ये थोड़ा सा है, तो ये दोनों, यहाँ भी डेल्टा बनता होगा, कुछ रिवर्स गिरती होंगी, तो इस वजह से यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मार्शी एरिया। नाउ वी विल सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल, जहाँ हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पर पत्तियाँ रहेंगी। दे आर मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, सो इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। तो अगर आप पिछले चैप्टर में जाएँ जहाँ मानसून है, तो मानसून में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर, या रेनफॉल का जहाँ पर है। सो हैवी रेनफॉल। नाउ वी कैन आल्सो सी इन नेट कि रेनफॉल मैप इन इंडिया। Here are some pictures that match. ओके, लेट अस सी कि हमारे यहाँ रेनफॉल कितना कितना कहाँ कहाँ पर होता है। सो हियर वी कैन सी रेनफॉल। तो लेट अस हैव ए लुक एट दिस। ये तो दैट इज, आप ये mm में दे रहा है, अगर mm में दे रहा है देन ऑल्सो यू कैन जज
बाई इट। ये देखो कि नाउ 1 मिनट, ये फोकस हो जाएगा। ये अब देखो हो गया। तो इसमें mm है ना, तो बताओ 50 mm से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, तो 50 सेंटीमीटर, एक एक जीरो कम कर दो, तो उससे क्या पता चल जाएगा। या मैं दूसरा दिखाऊं जिसमें सेंटीमीटर में दिया हो, तो सेंटीमीटर में, क्योंकि आपकी बुक सेंटीमीटर में ले रही है, तो सेंटीमीटर में होगा, तो हाँ, जस्ट लेट अस चेक इट वेदर इट इज़ इन सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, तो देखो एबव 200 सेंटीमीटर, तो 200 से ऊपर जहाँ पर हो, तो एबव 200 सेंटीमीटर। नाउ कहाँ पे है 200, जहाँ डार्क है, तो आप बता सकते हो कहाँ 200 सेंटीमीटर से ऊपर है। ये है, ये है, तो यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट होगा बताओ, बताइए। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। उससे अलावा देखो 100 से 200, जहाँ पर 100 से 200 रीजन है वो थोड़ा ब्लूइश है। ये सारा रीजन 100 से 200 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश भी है, तो यहाँ 100 से 200 है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा था, क्या कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया कौन सा फॉरेस्ट था यहाँ? ये जो 100 से 200 जहाँ सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहाँ कौन सा फॉरेस्ट है? हाँ, डेसिडुअस, ये साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। नेक्स्ट देखो 60 to 100, तो ये मतलब थोड़ा सा हल्के कलर में है, 60 to 100, तो 60 to 100 में ये रीजन महाराष्ट्र का है, ये रीजन। और इसके अलावा महाराष्ट्र में फसलें सफल नहीं हो पाती, किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड महाराष्ट्र के करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी रीजन है जहाँ और भी थॉर्नी बुशेस भी हैं, ऐसा भी रीजन है। ये देखो, ये पूरा और नीचे में आएंगे, और ये देखो ये 60 to 100 का ही है, 60 to 100, और चौथा है बिलो 60। तो अगर बिलो 60, तो बिलो 60 कौन सा है? अब बिलो 60 में तो इतना ही रीजन दिखा रहा है, ये पोर्शन है, और भी होगा, यहाँ पर भी होगा, राजस्थान का ये पोर्शन बिलो 60, ये है कि नहीं? ये जैसलमेर का एरिया होगा, वो सब एरिया होगा जो पाकिस्तान से लगा हुआ, वो रेत है। हाँ, तो इस तरीके से है। तो दिस इज़ रेनफॉल, और उसी के बेसिस पर बताया गया है इट रिसीव्स। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कौन कौन सा है? केरला हो गया, और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ की वो हो गई। इट रिसीव्स नॉर्थ ईस्ट रीजन, हैवी रेनफॉल, ओके, एबव 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है, विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन, पूरे साल बारिश होती रहती है। ट्रीज रीच हाइट अप टू 60 मीटर, ट्रीज रीच, और ऐसा नहीं है कि 60 तक है, हर लेवल पर ट्री मिलेगा आपको। रीच हाइट अप टू 60 मीटर। नाउ ये बात हो जाती है। नेक्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। According to Wikipedia, an evergreen forest is a इसमें forest made up of हर तरीके की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, हर तरीके के वेजिटेशन आपको मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े वेजिटेशन भी मिलेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, सो ये एवरग्रीन है, हर लेवल के श्रब्स भी मिलेंगे। इट इज़ ऑल, एंड कई कई पेड़ तो ऐसे होंगे कि जो बहुत बड़े बड़े भी होंगे इस तरीके से, और उनके जो स्टेम्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। और यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें ज़मीन पर धूप नहीं पहुँचती है, एक ये भी है, पूरा ऊपर से नीचे तक तो पेड़ ही पेड़ रहते हैं। सो इट इज़ नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको धूप नहीं पहुँचेगी, अंधेरा रहेगा दिन में भी। इट इज़ सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ 60 मीटर, एंड इनमें कौन कौन से आते हैं? इट इज़ लग्जूरियंट वेजिटेशन, इतना ज़्यादा वेजिटेशन है, इसको कहा जाता है, जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो उस एरिया का लंग्स है। इंडिया के लंग्स कौन है? दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन और केरला, उन्हीं से तो हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरीके से सो दे हैव लग्जूरियंट वेजिटेशन, इट हैज़ trees, shrubs and
क्रीपर्स भी हैं, श्रब्स यानी ज़मीन ज़मीन में बढ़ते रहेंगे और उनमें उसमें रूट्स आते रहेंगे। एंड घास होती है क्रीपर की नहीं, क्रीपर्स आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, उनमें पत्तियां ऊपर निकलेंगी और नीचे रूट्स, इसको कहते हैं क्रीपर। फिर आगे बढ़ा तो फिर आगे पत्तियां निकल गई और क्रीपर। जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्रीपर होता है, मालूम है कि नहीं? यहाँ आपने उगा दिया तो यहाँ उगाने के बाद ये ऐसे से बढ़ता रहेगा, ये क्रीपर है। समझ में आ गई बात? ओके, सो इट इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, सो इट इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, और अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स रहेंगे। जैसे मैंगूज होते हैं, काले बंदर, वो बहुत ऊंचाई पे रहेंगे, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब रहते हैं। देयर इज़ नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, जैसा कि मैंने बता दिया है। सो दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ओवर द ईयर, तो पूरे साल हरे रहते हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, इनमें कौन कौन से हैं? सो इबोनी, तो इबोनी को हिंदी में आबनूस की लकड़ी कहते हैं, काली लकड़ी देखी है। सो some of trees are ebony, काली लकड़ी है आबनूस की, उसके बहुत अच्छे फर्नीचर बनते हैं, बहुत महंगी लकड़ी होती है आबनूस, अभी बुक दिखा रहे हैं। सो इबोनी हो गया, एंड इसके अलावा महोगनी डार्क ब्राउन कलर की। सो दीज आर टिम्बर, टिम्बर का मतलब लकड़ी होता है, तो बहुत रिच टिम्बर होता है इनमें। हाँ, महोगनी के भी बनते हैं। महोगनी कलर का जो हमारा दरवाज़ा है कोचिंग सेंटर का, वो महोगनी कलर का है, डार्क ब्राउन। नाउ इट इज़ रोज़ वुड, सो रोज़ वुड कलर की लकड़ी भी होती है, ये लाल रंग की होती है, सुर्ख लाल, और उसके भी बहुत अच्छे फर्नीचर बनते हैं। रबर एंड सिनकोना, रबर के जो ट्रीज़ होते हैं, रबर के देखे हैं कि उसमें कट लगा देते हैं तो ड्रॉप ड्रॉप लेटेक्स गिरता रहता है, देखा है कि नहीं? एंड सिनकोना ट्रीज भी इनके अपने मेडिसिनल यूजेस हैं। सो दीज आर महोगनी, रोजवुड, दीज आर हैविंग टिम्बर में रिच हैं, मेडिसिनल यूजेस हैं, और रबर का भी एक इंडस्ट्रियल यूज़ है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से वी कैन सी महोगनी ट्रीज। नाउ दीज आर महोगनी ट्रीज, सच काइंड ऑफ ब्राउन। अगर आप देखेंगे तो महोगनी जब इसे कट करेंगे तो इसके बहुत अच्छे फर्नीचर बनेंगे, महोगनी। तो अब यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है, बट डार्क ब्राउन होगा जब इसे कट करेंगे, क्योंकि बार्क से पता नहीं चल सकता है ना। यू कैन सी महोगनी कलर। According to Wikipedia, mahogany is a reddish-brown color. It is reddish-brown color. You can see that mahogany timber. अगर आप देखेंगे तो मैं आपको महोगनी कलर भी दिखा दूँ और महोगनी टिम्बर, महोगनी कलर टिम्बर। सच इज द महोगनी टिम्बर। आपको समझ में आ गई इसकी लकड़ी कैसी होगी अगर अंदर से काटी जाए? बोलो। इसी तरीके से रोजवुड टिम्बर, ये देखो, अगर रोजवुड है ये लाल लकड़ी होगी। सो इट इज, अगर आप देखेंगे रोजवुड में थोड़ा रेड रेड है। ओके, सो रोजवुड भी हो सकता है। और एक हमने और कौन सा बताया था? दैट इज इबोनी आबनूस, ये हमारे कोचिंग में भी रखी है। सो इबोनी टिम्बर, इबोनी काली होती है। अगर इसको कई लोग, ये काली लकड़ी है, इसका नाम जो है इसी को कहते हैं, इसमें अगर रेशम का कपड़ा रगड़ दो तो इसमें चार्ज आ जाता है, और इसमें जो चार्ज आता है, और इस लकड़ी का नाम कई जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से जो हमारे निगेटिव चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसे इबोनी के नाम पे ही पड़ा है। ये बिल्कुल काली लकड़ी है कि नहीं? ये तो हम आपको कल दिखा भी देंगे, हमारे यहाँ रखी है, ठीक है? तो ये देखो, बिल्कुल ऐसी काली लकड़ी, काला कलर, ये ऐसा काला कलर। और इस तरीके से सिनकोना भी देख लो, सिनकोना ट्री, सिनकोना ट्री।
देखो Kenya. Cinchona is a genus of flowering plants in the family Rubiaceae, containing at least 23 species of trees and shrubs. ट्रीज एंड सब्स होते हैं और इसमें इसके पेड़ की छाल जो होती है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए होती है। नाउ सिनकोना के पेड़ की छाल का मेडिसिनल पर्पस होता है, ठीक है। और ये प्लांट इस तरीके से होगा, तो ये भी ये एक तरीके का श्रब है ऐसा, ये चीज़ें। तो अभी रबर तो आप लोगों ने देखा है, तो ये 5 चीज़ याद रहेंगी ना आपको। और एरिया तो आपको मालूम ही है, वेस्ट बंगाल भी लिख देना। और कहाँ लिखोगे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लिख देना, वेस्ट बंगाल लिख देना, केरला लिख देना, ठीक है। सो इट इज़, इसमें कौन कौन से फाउना पाए जाते हैं? नाउ सिनकोना इज यूज्ड फॉर, अब ये भी मैं आपको बता दूं। सो इट इज़ प्रमोटिंग द डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे किसी को अगर मान लो हाजमा खराब है, खाना नहीं पचता है, या एपेटाइट भूख बढ़ाने के लिए होता है, और इस तरीके से स्टमक प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेन्स में से भी ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। तो कई तरीके से, लेग में चोट लग जाए तो कई तरीके के इसके यूज़ हैं। सिनकोना का तो हम बहुत दिनों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया बड़ा एक्सपोर्टर है। अब ज़रा देखो तो इसमें कौन कौन से अब फाउना पाए जाते हैं। आपने फ्लोरा देख लिया। सो हियर एलिफेंट्स तो असम में बहुत पाए जाते हैं, सड़कों पे मिल जाएंगे चलते हुए, आपको उनके बगल ही चलना पड़ेगा। हाँ, मंकी, हाँ, और लेमूर भी एक बंदर की जाती है, लंबी पूंछ वाले, एंड डियर, ये सब पाए जाते हैं। एंड रिनोसेरस, वन हॉर्न राइनोसेरस, वन हॉर्न, दैट इज राइनो। हाँ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो असम, यस। तो असम, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगहों पे पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट्स आर, इसके अलावा भी, बिसाइड्स दीज, और कौन कौन से चीज़ें मिल जाएंगी? बर्ड्स मिलेंगी, सेंचुरी पार्क मिल जाएगा, स्लॉथ हम दिखा देंगे, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है, एंड स्नेल्स जो कैल्सीरस कवर्ड होते हैं, जैसे शंख टाइप, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, स्लॉथ, सो ये एक तरीके का, हाँ, ये स्लॉथ है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जानवर है जो स्लॉथ है, तो वो वहाँ पाया जाएगा। ओके, पावर ऑफ स्लॉथ, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड केरला। इतना लिख लोगे आप ना, फाउंड इन वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एंड केरला। ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन के बारे में बताया कि ये 60 मीटर तक के होते हैं, और इसका हमने पिक्चर भी दिखा दिया कि ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, ऐसा है, हर लेवल पर है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके, तो ये हर लेवल पर है। ओके, अब अगला देखते हैं, जंगल बुक फॉरेस्ट। सो आप इसको देखेंगे तब पता चलेगा, ये जो जंगल बुक दिखाई गई है, इसमें इतने अच्छी तरीके से डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाया गया है कि ये एवरग्रीन, आप देखेंगे अरे ऐसे होते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट देख के ही मज़ा आ जाएगा। अब आप देख ही रहे हो ना कैसे हैं, तो इस तरीके से फॉरेस्ट। हाँ, नाउ नॉर्थ ईस्ट एंड केरला, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये सब चीज़ें अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में उठा के देखो, आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम में यही सब पूछते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसी से पूछते हैं, 9th 10th से सबसे ज़्यादा पूछते हैं। हम लोग जिसे इग्नोर कर देते हैं वहाँ पे वही लोग पकड़ लेते हैं। नाउ कि वो पूछेंगे अल्पाइन ट्रीज़ कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, तो लोग नहीं बता पाते हैं। वो पढ़ते बहुत सारा हैं लेकिन 9th 10th नहीं पढ़ते हैं ठीक से। सो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपने देख लिया था, ये कहाँ कहाँ फैले हैं। ये पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और कुछ कुछ महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए हुए हैं, जो लाइट ग्रीन कलर का दिखाया गया था। तो इस तरीके से इनमें 200 to 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। सो इट इज़ फाउंड इन नदर्न प्लेन्स और नदर्न प्लेन्स ही नहीं, एंड सम पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये भी तो है। सो इट रिसीव्स, देखो आपकी बुक जो बोल रही है हम वही लिखेंगे, वरना उसमें 100 to 200 हमने मैप में दिखाया था, बुक कहती है 70 to 200, हम 70 लिख देते हैं। रिसीव्स 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर एनम। रेनफॉल पर एनम, प्रतिवर्ष इतनी बारिश होती है। एनम में 2 एन होते हैं, ठीक है। एनम की स्पेलिंग क्या होगी चेक कर लेते हैं। एनम एक बार देख लें। Here's a summary from docs.oracle.com. पर एनम 2 एन ही Per है, annum. For ठीक each है ना, year, used in financial पर एनम। contexts. सो ये चीज़ होती है, इतना इनमें बारिश होती है। ट्रीज किस तरीके के होते हैं? ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई, 6 से 8 महीने, करीब करीब 2 महीने तक इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स। कभी ऐसा भी होता है ना कि आप स्कूल जाते हो, बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई मिलती हैं, ऐसा नहीं होता है? या डेसिडुअस फॉरेस्ट में ऐसा ही होता है कि उसमें पत्तियां गिरी हुई रहती हैं। खैर हम यहाँ तो ऐसे कुछ होंगे ऐसे फॉरेस्ट जो डेसिडुअस हो जाते हों। जोधपुर में भी अभी वैसा बारिश होने लगा है, 70 से ऊपर होने लगी है, तो पत्ती बहुत ज़्यादा गिरती हों, तो वैसा समय, ठीक है ना। सो ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर कितने हफ्ते के लिए? 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स तो 2 महीना हो गया ना। ओके, इन ड्राई समर, तो उस समय कुछ पत्तियां नहीं होती। अच्छा, ऑन द लेवल ऑफ फॉरेस्ट उसमें आगे भी है, एक है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है और एक है कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर मान लो बारिश इतनी होगी लेकिन अब मिट्टी कैसी है? अगर मिट्टी क्लेई है तो वो पानी को रिटेन कर लेगी, मॉइस्ट बनी रहेगी। और अगर मान लो मिट्टी सैंडी है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी? सारा पानी परकोलेट होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा, मिट्टी सूखी रहेगी। तो इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, एंड साथ में वेट और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड, और टेम्परेचर पर भी है, इनटू ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। रेनफॉल तो इतनी है, अब इसी रेनफॉल पे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ज़्यादा ठीक है। ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये रेनफॉल पर ही है। ओके, नाउ that is 70 to 100 centimeter per annum rainfall region have
ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड 100 to 200 सेंटीमीटर पर एनम रीजन हैव देखो टोटल 70 to 200 है। अब 70 to 200 को कैसे बांटोगे? 70 से 100 तक, 100 से 200 तक, टोटल 70 to 200 है ना। तो अब 70 to 200 में दो पार्ट करो। एक हो गया 70 से 100, तो वहाँ पे कौन पाया जाएगा? और 100 से 200 सेंटीमीटर। तो ये ड्राई है और ये मॉइस्ट है। इसके अलावा ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ज़रा देखो कि दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। तो ये कहाँ कहाँ है? बस एरिया का नाम लिख दो। झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही सब है। मेनली बिहार है, झारखंड और बिहार पास में ही है। सो सच फॉरेस्ट्स आर फाउंड तो ये नहीं है कि भारत के मैप में अगर फॉरेस्ट बना तो सब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। अगर वहाँ फॉरेस्ट है तो इस तरीके का होगा। बात समझ में आ गई? मोस्टली तो हमारे यहाँ 23% ही फॉरेस्ट बचे हैं। तो ये ना सोचिएगा कि अर्बन एरिया में भी सब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, लेकिन उस वहाँ का जो भी वेजिटेशन होगा वो इसी तरीके का ही होगा। समझ में आई बात? सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और फिर उसके अलावा ये जैसी जहाँ की टोपोग्राफी होगी, कैसी बारिश है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहेगा। ये नहीं कि कौन सा 70 से 100 तक है, ऐसा कोई फिक्स्ड रीजन नहीं है। ये पूरा एक रीजन है, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ पर्वत हैं कि क्या है, उसके हिसाब से होगा। तो झारखंड में पाया जाएगा, वेस्ट उड़ीसा, ठीक है। एंड आफ्टर 8 छत्तीसगढ़ में। देन एंड ऑन ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न ओडिशा। अब बुक में यही लिखा है ओडिशा है, तो ओडिशा भी नाम बदल गया होगा, तो मैं चेक। अच्छा, ओडिशा, हाँ नाम बदल गया है, बुक में चेंज हो गया है, ठीक है, ओडिशा। ओके, तो बुक में भी बदलता रहता है, हमारे में ओडिशा लिखा हुआ है, आपके में बदल गया ना। चलिए, ये हो गया है। सो नाउ इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? एंड दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ये चीज़ है वेस्टर्न घाट, तो आपको मालूम है ना, मालाबार हिल्स, कोंकण रीजन, यही सब है। सो इसमें कौन सी लकड़ी पाई जाएगी? सो टीक वुड होगी। तो टीक इज डोमिनेंट स्पीसीज इन दिस। टीक इज मेन ट्री। टीक के पेड़ के ही आपके ये सब शिकारे बनते, मालूम है? 100 साल से पानी में वहाँ पर है, श्रीनगर के डल झील में एक भी कीड़ा नहीं पड़ा है। पानी में डाल दो, कुछ नहीं। यमुना के बगल में ताजमहल बना है और उसकी नींव में सब टीक की लकड़ी लगी है। उसको बारिश में ऐसे ही डाल दो, उसको कुछ नहीं हो सकता टीक की लकड़ी को। बात समझ में आई? आप उसमें कुछ पॉलिश नहीं चाहिए, पेंट नहीं चाहिए, वो कभी सड़ती नहीं है। टीक वुड सबसे बेहतरीन है अगर पानी के साथ ट्रीटमेंट करना है। शिकारे सिर्फ टीक वुड के साथ बनते हैं। नाउ टीक वुड आप देख लो, ये लकड़ी कितनी अच्छी होती है। सो दैट इज, ये है टीक वुड। टीक की लकड़ी फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी है, और कुछ लोग इस तरीके के डिजाइन भी बनवाते हैं ना, इस तरीके से टीक की लकड़ी होती है।
सो इट इज़ बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फर्नीचर। तो लोग पूछते हैं, अगर आप किसी से बता भी दो ना कि ये टीक की लकड़ी है, तो एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। और इसका ये जो है इस तरीके का नर्व्स दिखती हैं, जो नसें हैं इसकी, तो इस तरीके का डिज़ाइन आता है टीक वुड में। इज़ मेन ट्री हियर। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बम्बूज में पानी बहुत भरा रहता है, यानी अगर आप देखें तो ये बम्बू है, ये बिल्कुल जहाँ पर पानी हो तो उसमें ऐसे ऐसे सीधा सीधा उगता है। और अगर इसको आग से थोड़ा सा गर्म करो, ये मुड़ जाता है। तो बम्बू की लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। किसी क्या होगा भी आपके बम्बू, साल, शीशम। शीशम की लकड़ी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत हैवी होती है शीशम वुड। सैंडलवुड जिसमें वीरप्पन है उसकी तस्करी करता था। चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड पाया जाएगा। सैंडल होता नहीं, चंदन जो महकता रहता है, ऐसी लकड़ी जो जिसको घिस के तिलक लगाया जाता है वाइट कलर का। तो खैर और कुसुम, मेनली तो आप बम्बूस लिख देना। साल, शीशम, सागौन, ये सब लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और मलबेरी, शहतूत की भी पाई जाती है। शहतूत खाया है आप लोगों ने कि नहीं? मलबेरी आर दिखा दे रहे हैं, दीज आर कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल स्पीसीज। कॉमर्शियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन्होंने टीक वुड की लकड़ी के फार्म बनाए हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा है। सो कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। मलबेरी में क्या होता है? शहतूत भी खाओ, और मलबेरी में क्या, रेशम के कीड़े भी होते हैं जिससे रेशम बनाया जाता है। बोलो, मलबेरी ट्रीज। ये देखो मलबेरी इस तरीके का होता है। पहली बात तो देखो मलबेरी कैसा होता है। तो सिल्क वर्म इसमें पाया जाता है, जिसमें ये मलबेरी ऐसा खाया है आप लोगों ने? वो छोटा छोटा होता है, एक उंगली की तरह होता है, मीठा मीठा। तो ये मलबेरी जो होते हैं इस तरीके के शहतूत होते हैं। नाउ लेट अस सी, अगर नहीं खाया है तो कभी भी देख लेना, इट इज़ गुड। और इसी में जो मलबेरी के लीव्स हैं, ये मलबेरी का पेड़ है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से हरिद्वार या कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड में तो इसके बहुत पेड़ हैं। तो इसमें रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, सिल्क के, ठीक है। तो सिल्क के कीड़े पाए जाते हैं ये। तो ओके, सिल्क वॉर्म्स। नाउ ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सिल्वी कल्चर पढ़ाएंगे कि सिल्क वर्म से सिल्क कैसे बनता है, तब मैं मलबेरी की बात करूँगा। सो सिल्क वर्म्स ऑन मलबेरी ट्री। अब देख लो ये इस तरीके से आप ये मलबेरी ट्री भी देख रहे हैं और उसमें सिल्क वर्म देख रहे हैं कि नहीं? वर्म दिखाई पड़ रहा है, ये वाइट इस तरीके से ये सिल्क वर्म रहता है और मलबेरी के पेड़ पर रहता है, और उसके अंडे इससे रहते हैं, प्यूपा। और उसी से ये देखो प्यूपा है, वही चीज़ यहाँ आ गई। मलबेरी की पत्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं, प्यूपा। इसी को फोड़ के कैटरपिलर निकलता है, फिर वही कैटरपिलर बाद में इस तरीके से पूरा का पूरा बन जाएगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, अंडा, यही जो कोकीन है, कैकून, यही तो सिल्क है। हाँ, और यही सिल्क है, इसको ही तो हमें चाहिए होता है। इसके अंदर की चीज़ को हम पानी में उबाल के निकाल देते हैं या मार देते हैं, और उसी सिल्क से कपड़े बनाते हैं। बात समझ में आ गई? देख लो पत्तियों से कैसे सिल्क बना रहा है, इसी में से निकल आए, ठीक है कि नहीं? तो मलबेरी आपने देख लिया, टीक देख लिया। इसके अलावा आपको शीशम की लकड़ी भी बिल्कुल। सैंडलवुड दिखा देते हैं अगर नहीं पता है तो। सैंडलवुड ट्री पे बहुत सारे सांप भी रहते हैं। तो एक ये भी बात है,
चंदन की लकड़ी होती है। चंदन की लकड़ी से बहुत जो वैसे लोग होते हैं, अमीर लोग, वो चंदन की लकड़ी में उनका दाह संस्कार किया जाता है। बहुत महंगी होती है, कई लाख रुपए की। अगर आप एक आदमी को जलाना हो तो इसमें महक बहुत आती है। तो दिस इज़, और इसमें अगर आप देखोगे जलने में नहीं है, जिस कमरे में रखी रहेगी पूजा घरों में छोटी छोटी इतने इतने पीस रहती है असली चंदन की लकड़ी, तो वो बहुत महकती है। तो कहीं पर भी बाहर जाओ तो चंदन की लकड़ी के इतने इतने पीस, नहीं नहीं इतना कहाँ कोई बना पाएगा, लेकिन चंदन की लकड़ी में इतनी महक होती है कि स्नेक्स ऑन सैंडलवुड। हाँ, तो मतलब दीज जो भी चंदन की लकड़ी है, इसकी महक की वजह से इसमें बहुत सारे सांप हैं। ये देखो कितने सारे सांप लिपटे हैं, एक दो नहीं है। तो इसमें ये देख लो कितने सारे सांप हैं, एक दो नहीं है, लदे हैं जैसे। तो ये चंदन की स्मेल की वजह से। तो चंदन की लकड़ी आसान नहीं है काटना, ऐसा ना सोचो कि चंदन, सो ये सब चंदन है। चंदन पे बहुत, आपको जहाँ सांप लिपटे दिख जाएं तो वहाँ महक आएगी तो जान जाना चंदन का पेड़ है। समझ में आ गया ना सैंडलवुड क्या है? ठीक है। मलबरी भी हमने बता दिया कि इसमें सिल्क वाम होते हैं। फिर कैर कुसुम होता है, कैर होता है खाने का होती चीज़, तो दैट इज़ कुसुम, ये ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट। तो आपको हमने फ्लोरा बता दिया कि कौन सा फ्लोरा उगता है इसमें। इसके अलावा ये भी बता दिया झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। बम्बू, बम्बू मैं बता दूं बम्बू क्या होता है और बम्बू का फर्नीचर क्या होता है, ये ज़रूरी है। नाउ बम्बू फर्नीचर देखो, ये जो बम्बू के ट्रीज़ होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये सब बम्बू फर्नीचर हैं। तो और ये कैसे बनाए जाते हैं, दैट वी आल्सो सी। बम्बू ट्री क्या होता है, जस्ट 1 मिनट। एक मिनट, अब देखिए ये सारे जो हैं ये बम्बू है। ऐसे आपने देखे बम्बू के, देखो मैं बैम्बू फर्नीचर है। ये क्या है कि आग से मोड़ दिया जाता है बैम्बू, तो ये बैम्बू का पूरा फर्नीचर होता है। ये किस रेंज में था इसमें ये सब। अब हम देखेंगे बैम्बू ट्री क्या होता है। ये देख लिया ना आपने बैम्बू फर्नीचर, और ये बारिश में भी रहेगा तो सड़ेगा नहीं, और वो बहुत ही ड्यूरेबल है। मेरे पास आज तक पड़ा है, पानी में भीगा लेकिन अभी तक खराब नहीं हुआ है। ये पानी में भी खराब नहीं होता है क्योंकि इसकी लकड़ी पानी में होती है। तो लेट अस सी बम्बू ट्री। सबसे बड़ी बात है हम बम्बू ट्री देखें। तो हाँ, बैम्बू ट्री, सो इट इज़ फाउंड लाइक दिस। ये क्लियरली आप देख सकते हो मार्शी एरिया में जहाँ पर होगा, सो बैम्बू ट्री इस तरीके से होगा। इसी से ही सब कुछ बनाया जा सकेगा। ओके, इस तरीके से होगा। चलिए, इसमें दिखाया गया है इस तरीके का ट्री, बैम्बू ट्री। नाउ और कई कई बहुत ऐसे भी होते हैं कि बैम्बू ट्री, तो बैम्बू लोग लगाते भी हैं अपने घर में। ये है बैम्बू, इससे हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। असली बैम्बू ये है, ये बैम्बू है, इसी से बना देंगे। नाउ अब इसके अलावा ये सब कॉमर्शियल हैं। नाउ द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल 100 to 70, इसके नीचे लिखा हुआ है। सो दिस इज
फाउंड इन रेनर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड बिहार यूपी, जहाँ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। तो ये जो है, दिस ऑल इज द वेजिटेशन इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इज द vegetation in moist deciduous forest। अच्छा, इन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, सो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट 70 to 100 तक होता है। ये फाउंड इन बिहार एंड यूपी, फाउंड झारखंड में तो वो पाया गया, और बिहार यूपी में, यूपी। सो दिस इज बिहार यूपी, और इसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं? सो हियर, यहाँ भी टीक होती है, टीक, साल, साल साल दिखा देंगे अभी, ठीक है, साल है, पीपल है, नीम है, पीपल और नीम, ये सारी चीज़ें हैं। साल ट्रीज, तो According to Wikipedia, Sharia robusta, the sal tree, shala tree, sakua, or sarai, is a species इस तरीके of के tree ट्री in the होते family हैं। Dipterocarpaceae. तो साल ट्री ऐसे होते हैं, बस इसमें ज़्यादा वो, अगर आप देखेंगे साल ट्री देखने में तो लंबे लंबे हैं। अब आप साल टिम्बर देख लें, साल टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ी, तो इस तरीके की लकड़ी होगी। तो यानी अगर आप देखें तो हल्की लकड़ी होगी, साल की, देख रहे हैं ना? तो इस तरीके, इससे ये भी थोड़ी, साल, साखू, सागौन, फर्नीचर ही बनते हैं, थोड़ी हल्की होती है। सबसे भारी शीशम की होगी, शीशम का फर्नीचर उठाने के लिए बहुत लोग चाहिए, सब शीशम नहीं, टीक हल्की लकड़ी होती है। तो ये ठीक है, और ये भी हल्की लकड़ी है, साल की लकड़ी। और भी हल्की चाहिए तो आम, वो सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, उसमें वीरप्पन ने कई करोड़ कमा लिए थे। 200 करोड़ रुपए तो वीरप्पन को पकड़ने के लिए खर्च करना पड़ा। वो चंदन का सबसे बड़ा तस्कर था, ठीक है, वीरप्पन ये तस्कर था सबसे बड़ा। और इसके अंदर में इतने आदमी थे जंगल में, तो 200 करोड़ रुपए। तस्कर का मतलब है कि ये एक तरीके से चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था चोरी चोरी, ठीक है। सो यहाँ से चंदन की लकड़ी को पानी के रास्ते या कहीं और से पैसा कमाता था। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस इज डूइंग। फिर इसको मार दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी चंदन की लकड़ी थी, और इसने ये किया। इस पर मूवी भी बनी है वीरप्पन पर, पुष्पा मूवी बनी है, अभी बनी है, 1 महीने पहले रिलीज़ हुई है। तो टीक, साल, पीपल, नीम, इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। साल आपको देख लिया ना, साल हल्की लकड़ी होती है। सो ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर फॉर कल्टीवेशन। ज़्यादातर तो लोगों ने क्लियर ही कर लिया है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे बीच बीच में उगते हैं, ये कोई डेंस फॉरेस्ट नहीं है। ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, 2 महीने तक इनमें कोई पत्तियाँ नहीं रहती हैं, इस तरीके से होता है। तो इसलिए मोस्टली दीज आर क्लियर्ड, और अगर क्लियर्ड हो गए हैं तो उसको उन्होंने ग्रास लैंड में या ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर लिया है। और इसमें ज़्यादातर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट पाए जाते हैं। फाउना फाउंड हियर आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टॉइस भी होते हैं। बर्ड्स, लिजर्ड्स, एनिमल की बात आ गई
तो आप ये समझ लीजिए एनिमल में ये सब भी आते हैं। जिसके बैकबोन होती है सबको वो पूरा जो है कॉर्ड आता है, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो बर्ड्स जो भी चल फिर सकते हैं वो सब एनिमल है, इतना जान लो। तो बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, चींटी भी एक एनिमल है। तो इस दो ही तरीके के होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। ह्यूमन भी एक एनिमल है। बात समझ में आई? जो लोकोमोट कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा? एनिमल। ये चीज़ें हैं, आर फाउंड हियर। फिर उनके अपने अपने डिवीज़न हैं। बर्ड्स भी एनिमल है, ये चीज़ें। अच्छा, इसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट का पिक्चर अपनी बुक में देखो ज़रा, ठीक है। एंड स्क्रब्स है, जिसमें कांटे हों। स्क्रब्स जैसे कैक्टस को स्क्रब्स कहा जाता है। एंड स्क्रब्स। तो इन द रीजन लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, इन द रीजन लेस देन, थार डेजर्ट में होता है ऐसा, 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, कंटीले वन पाए जाते हैं, थॉर्नी। आप यहाँ भी पेड़ में देखो ज़्यादातर में कांटे हैं, बबूल, कीकर, ये सब में तो कांटे ही हैं। थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, बुशेस में भी कांटे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ है। ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं? जैसे इंडिया है तो यही तो नॉर्थ वेस्ट है, यही तो पाए जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में ही तो पाए जाएंगे कि नहीं? सो इट इज़ फाउंड इन, कल से ऑफलाइन क्लास होगी, इन नॉर्थ वेस्टर्न, हाँ, पार्ट ऑफ कंट्री। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाएंगे? सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात। यानी एक होता है एरिड रीजन, पूरी तरीके से सूखा, और सेमी एरिड का क्या मतलब है? एरिड का मतलब है आधा सूखा, तो सूखा क्षेत्र, सूखा, ठीक है, या शुष्क, कुछ भी कहो, ड्राई। और सेमी एरिड, तो सेमी एरिड का मतलब है कि हाफ ड्राई ना, पूरी तरीके से न सूखा हो। तो ऐसा रीजन गुजरात में है। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी से कुछ हवाएं आती हैं, वो बारिश करती हैं, तो सेमी एरिड रीजन वो होता है, ठीक है। तो हमने मानसून में ये बात कर ली थी। अब आगे देख लें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा में थोड़ा थोड़ा ये है। इट इज़ फाउंड, थोड़ा ही होगा, राजस्थान और गुजरात में तो बहुत है। इन, यही दोनों लिख दोगे तो भी चल जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ होगा। प्रदेश, इट इंक्लूड्स के बाद यही है, सेमी एरिड रीजन। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एमपी में पाया जाता है। एमपी में जानते हो क्या है? जैसे प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के सबसे ऊपर क्या पानी रुकेगा कि सब गिर जाएगा? तो जो प्लेट्यू है उसमें सेमी एरिड रीजन होगा ही, क्योंकि वहाँ पानी सब नीचे गिर जाएगा, टेबल टॉप में तो रहेगा नहीं, है ना। तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है।
कुछ कुछ ऐसा रीजन है, कुछ ऐसा भी रीजन हो सकता है जो यूपी में हो। तो ऐसा लिख रहा है यूपी का कोई पार्ट होगा एंड हरियाणा, मैप में देखने पे पता चल जाएगा, यूपी एंड हरियाणा। तो सेमी एरिड रीजन है। ट्रीज आर स्कर्डेड एंड हैविंग लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल। जब ज़मीन में पानी नहीं है तो इनकी जड़ें ऊपर ऊपर रहेंगी कि बिल्कुल अंदर तक जाएंगी? अंदर तक जाएंगी, ऊपर में नहीं रहेंगी, क्योंकि पानी बहुत डीपर है। ये 30-30 फीट तक अंदर चली जाएंगी, यानी आप समझिए 8-8 मंजिल नीचे, इतने लंबे रूट्स होंगे इनके, क्योंकि पानी जहाँ मिलेगा वहाँ तक तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। सो दीज आर हैविंग डीप रूट्स, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगी? इनको सबसे पहले अपना रूट बहुत बड़ा करना पड़ता है। सो इस तरीके से दे हैव deep roots, long roots penetrating deep, so they have long roots. Penetrating deep, बहुत अंदर तक जाती हैं, ठीक है। और द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, इनकी जो स्टेम है वो सक्यूलेंट है। सक्यूलेंट का मतलब है कि मोटी है, पैडी, उनमें से पानी बाहर नहीं निकल सकता। और लीव्स तो है ही नहीं, लीव्स से ही परपिरेशन होता है ना, उनमें जब लीव्स कांटे बन चुके हैं, लीव्स किस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? कैक्टस देखा है? कैक्टस ये कैक्टस लीव है कि स्टेम है? हाँ, और ये लीव है। तो इस तरीके से ये जो थॉर्नी लीव्स हैं, तो इस तरीके से जब इसमें स्टोमेटा होगा नहीं तो क्या इसमें वाटर कंजर्व रहेगा कि इसका ट्रांसपिरेशन होता रहेगा? तो इस तरीके से दी कंजर्व रहता है, तो ये ऐसा करती हैं। तो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापरेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें आप ये लिख लें कि थॉर्नी ट्रीज होती हैं और साथ में बुशेस होती हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो लीव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स, वही थॉर्न्स बन जाती हैं, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो वाटर लॉस ना हो उसके लिए ऐसी बन जाती हैं। तो इसमें इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल्स क्या हैं? रैट, माइस, रैबिट। अब बताओ राजस्थान में क्या पाया जाएगा? आपको मालूम है कि सब स्ट्रेटम में पाए जाने वाले, धूप में, रेत में कोई जानवर जिंदा रह सकता है क्या? वो ज़मीन के अंदर बिल बना के रहे तो जिंदा रह सकता है। सो एनिमल्स जो कि सब स्ट्रेटम में पाए जाते हैं, लाइक रैट, बिल बना के रहते हो, रैबिट, देखो वुल्फ टाइगर है, वुल्फ क्या होता है? मरा हुआ मांस खाता है, तो उसको कहीं ना कोई मरा मिल जाएगा, खा जाएगा, उसको क्या करना है? टाइगर, सो टाइगर जाएगा, डियर होगा तो खा लेगा, लायन है, ठीक है। और वाइल्ड एस, जंगली गधा। एस भी एक गधे की प्रजाति है, हॉर्स एंड कैमल, हॉर्स एंड कैमल। ये जो एस है वो सब पालतू होते हैं। एंड कैमल, कैमल 2-2 महीने बिना पानी के रेत पे चल सकता है, उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और गधा तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई गधे से होती है, वो लोग गधा को बेचते हैं चाइना को, फिर वहाँ गधे का मीट खाया जाता है चाइना में। तो इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थॉर्न फॉरेस्ट। अब हमारे पास 2 बचे हैं, एक माउंटेन फॉरेस्ट बच गया और एक मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इसको कल कर लेंगे और फिर कल हम लोग सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कुछ अगर क्वेश्चन होंगे या मैप होगा तो वो मैप भी देख लेंगे, जो आप लोग ड्रेनेज सिस्टम का कह रहे थे वो भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम।